नमस्कार, मैं सीवी कुमार पुनः आप लोगों के बीच में आज साइंस की एक नया सीरीज के साथ, जैसा कि हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि अब जो नया वीडियो बनेगा वो साइंस से रिलेटेड होगा। और इस बीच में 2 दिनों से जो हम वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके लिए हम अपना खेद प्रकट करते हैं। मेरे साथियों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं वह बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है, जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वैसे तो एनसीईआरटी का अगर हम सिलेबस को देखें तो 7, 8, 9, 10, साथ साथ में कम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीवीआई जो एपिसोड है, इस एपिसोड का नाम वीवीआई एपिसोड होगा। और इसमें हम बायोलॉजी का वह चैप्टर जिसको हम न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व या पोषक पदार्थ के रूप में जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स वह पदार्थ होते हैं जो जीवों में ऊर्जा का संचालन एवं संवहन में सहायक होते हैं। अर्थात इतना डिफिकल्ट वर्ड में आप नहीं भी समझिएगा, साधारण भाषा में समझिए कि पोषक तत्व शरीर के भीतर मनुष्य के शरीर का संचालन के लिए, मानव का शरीर को कार्य करने के लिए जिन एनर्जी का जरूरत होता है, उन सारी चीज़ों का जो आपूर्ति होता है वह हमें पोषक तत्व से ही होता है, इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि पोषक तत्वों से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे हैं, हमारे शरीर के अंदर किन किन चीज़ों की आपूर्ति पोषक तत्वों से न्यूट्रिएंट्स से होती है। जैसे एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह भी न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से ही होता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म का जो बैलेंसिंग होता है, बैलेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचय नियंत्रण, यह भी न्यूट्रिएंट्स से ही होता है। अब ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग, हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है और बॉडी बिल्डिंग जो होता है, मसल्स जो हमारा तैयार होता है, उनका भी जो स्रोत है, उनका भी जो सोर्स है वह हमें न्यूट्रिएंट्स ही हैं। जेनेटिक जो पदार्थ हैं, जो अनुवांशिक पदार्थ की भी प्राप्ति हमें पोषक तत्वों से ही प्राप्त होती है, न्यूट्रिएंट्स से ही प्राप्त होती है। और अब हमें यह भी पूछा जाएगा, मुख्य जो स्रोत थे, उन सारी चीज़ों की चर्चा हमने आपसे की। अब ये पूछा जाएगा आखिर पोषक तत्व मुख्यतः कितने हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, मुख्यतः 5 पोषक तत्व हैं। पोषक तत्वों को 5 वर्गों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है 5 वर्गों में। कौन कौन सा? पहला, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड विटामिन, उसके बाद फैट यानी वसा, फिर न्यूक्लिक अम्ल, और उसके बाद मुख्यतः यही है, और साथ में जल भी, और फिर खनिज लवण। तो ये सारे 7 जिसका हमने चर्चा किया आपसे, ये सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को संतुलन बैलेंस करने में और एनर्जी लेवल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि हम आज पहला जो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। पहले ये समझिए कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट्स एकदम सिंपल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एक निश्चित अनुपात में मिलाकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है,
कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। 1:2:1, 1:2:1 के अनुपात में मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यह शरीर की ऊर्जा का 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट से ही हमें प्राप्त होता है। हम एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज में का जो पूर्ण ऑक्सीकरण शरीर के अंदर जो होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, अगर 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह प्रश्न आता है, VVI क्वेश्चन है कि 1 ग्राम जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण के बाद, शरीर के अंदर जो ऑक्सीकरण होता है उस प्रक्रिया के बाद कितना किलो कैलोरी ऊर्जा का निष्पादन होता है या प्राप्ति होती है, तो उसका आंसर होगा 4.2। क्या होगा? 4.2। अब हम देखते हैं कि मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा हाईसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड्स। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इससे कुछ सरल शब्दों में आपको बताया जाता है कि मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज, उसके बाद ग्लैक्टोज, उसके बाद माइनोज और इत्यादि कुछ स्रोत हैं। उसके बाद जब हम डाइसेक्राइड की बात करते हैं तो इसमें आपको माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये मुख्यतः होते हैं। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स की जब बात करते हैं, सिर्फ एग्जाम व्यू से हम आपको बताना चाह रहे हैं, थ्योरेटिकल ये नहीं कि हम डेप्थ में जाएंगे या उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, तो टू द पॉइंट, मतलब वो हूबहू जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्यतः रेलवे का यह VVI टॉपिक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या इंडियन रेलवे हो या बहुत सारा, तो हम BPSC का बहुत सीरीज में हम देखे हैं कि न्यूट्रिएंट्स से क्वेश्चन 100% एक रहता है। तो ये ज़्यादा नहीं, 7-8 दिन का क्लास होगा। इस सीरीज में हम लगातार चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में कोरोना का जो पेंडेमिक का समय है, इसमें लोगों को यह सोचने के लिए, खास करके युवाओं में एक होड़ लगी हुई है कि विटामिन C क्या है, जिंक क्या है, क्या खाने से क्या बढ़ेगा। कई बार ये देखे हैं कि अत्यधिक विटामिन C की मात्रा ले लेने से कुछ हमारे साथी लोग बीमार हो गए हैं। कई बार देखे हैं कि जिंक का गोली खाने से आप किसी को मतलब पेट का संबंधित प्रॉब्लम होने लगा है। तो हमने तय किया कि इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए और युवाओं तक सही संदेश, जो एक्सप्लेनेशन के साथ युवाओं तक जो डायलॉग है हमारा और आपके बीच में जो लगातार चल रहा है, उसके माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को आगे बृहद पैमाने पर रखें और हर एक एक बिंदुओं पर जो बेसिकल इसका फंडामेंटल जो इश्यूज हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों तक इन सारी चीज़ों को रखेंगे। इसलिए आज की कड़ी जो है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, सारी चीज़ों पर हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको जरा भी घबराना नहीं है और वो टू दी पॉइंट होगा, टू दी पॉइंट। अब जो हम देखते हैं कि जो हमने आपको कहा पॉलीसेक्राइड्स के कुछ स्टार्च, ग्लाइकोजन और भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हम एग्जाम के टॉपिक को व्यू से इसको स्टडी करते हैं। अब हम चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य कार्य क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं, मुख्यतः समझिए जो चावल हम लोग यूज करते हैं उसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। चावल में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है और रोटी में भी, चपाती में भी होती है, ब्रेड में, राइस में। तो अब हम ये देखते हैं कि इससे क्या सब इसके मुख्य कार्य हैं। शरीर में ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं को सबसे पहला पूरा कार्बोहाइड्रेट करता है। उसके बाद शरीर में जो भोजन संचय होता है उसको यह बरकरार रखता है, यानी शरीर को स्ट्रांग रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और शरीर के अंदर विटामिन C का निर्माण करना, आजकल जो हम देखते हैं विटामिन सी, अरे भैया कार्बोहाइड्रेट भी यूज़ करने से, उसका भी हम अगर पोषण करते हैं, उसको भी यदि हम भोजन के रूप में लेते हैं तो उससे भी विटामिन C की मात्रा हमें मिलती है। तो ये भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना,
और जंतुओं का बाह्य कंकाल, मनुष्य में नहीं, जंतुओं में जो बाह्य कंकाल होते हैं, बाहरी जो उनका अस्थि होता है, जो बोन्स होते हैं, उसका निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब हम इसके कुछ प्रमुख स्रोत के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं कि इसके स्रोत क्या है, रिसोर्सेस क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं इसके, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो। हम कहीं बाहर या किसी दवा या किसी अन्य स्रोत की चर्चा नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट उसी की बात करेंगे जो हमारे घर में अवेलेबल हो। तो हम बात करते हैं, हमने आपको बताया राइस, व्हीट गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम। मुख्यतः इन सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का पूर्ति शरीर में होता है। और ये समझ लीजिए कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें महत्वपूर्ण बहुमूल्य जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे शरीर के अंदर 50 से 75% जो संतुलन, एनर्जी लेवल बनाए रखने का काम करता है और हमारे शरीर को गतिशील रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बस आज कार्बोहाइड्रेट में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग विटामिन या फैट कुछ इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको पुनः एक बार आपको बता दें कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करवा के और वैक्सीनेशन में भाग लीजिए, जिससे कि हम इस देश में जो कोरोना के खिलाफ जो अगेंस्ट लड़ाई है उसमें हम मजबूती के साथ हम स्वयं, सोसाइटी और पूरा देश का साथ दें। बस इतना ही। जय हिंद।